दिसंबर था कि दबे पाँव पहुंच चुका था, मगर इस बार दिसंबर के अव्वलीन दिन खासी नाराज़गी का रंग ओढ़े हुए थे, क्योंकि सर्दी ने अभी तक शिद्दत नहीं पकड़ी थी। मगर जो जो दिसंबर इख्तिताम की जानिब रवाना हुआ, सर्दी ने भी शिद्दत पकड़ ली। अब तो सूरज भी बमुश्किल ही अपना दीदार करवाता था। पिछले 4 दिन से सूरज के निकलने के इंतज़ार में सबीहा ने वॉशिंग मशीन नहीं चलाई थी, मगर आज उसने सूरज की बेरुखी देखकर भी मशीन चला दी थी। सख्त सर्दी में कपड़े धोना किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था, और कपड़े भी इस कदर थे कि देख कर यूँ लग रहा था गोया कपड़ों की कोई दुकान खुलने को हो। सबीहा के नज़दीक जॉइंट फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान यही था कि एक मामूली सा काम भी इतना तवील और थका देने वाला हो जाता है, जैसे कि उसका आज का सारा दिन इन कपड़ों की नज़र होने वाला था। जब तक ये कपड़े खुश्क होकर स्टोर रूम तक ना पहुंचा दिए जाते, वो उसकी जिम्मेदारी थी। मगर हाँ, उसके बाद वो ज़ारा की जिम्मेदारी होते हैं, क्योंकि तमाम मर्द हजरात के कपड़े इस्त्री करके उनकी अलमारियों में हैंग करना ज़ारा की जिम्मेदारी थी। अलबत्ता ख़वातीन के मामले में उसे ये छूट हासिल थी कि अगर किसी को उस पर रहम आ गया तो वो खुद अपने कपड़े इस्त्री कर लेगी, वरना उनके कहने पर उसे इस्त्री करके देनी पड़ती। कभी कभी उसे दादी के बनाए गए इन उसूलों पर शदीद गुस्सा आता था। हर किसी को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं उन पर सख्ती से अमल करवाया जाता था। यूं ये घर कम और जेल खाना ज़्यादा लगता था। इस 2 मंजिला घर में 3 ख़ानदान आबाद थे। घरेलू मामलात की सरबराह रहमत अजीज़ थीं। अरसा हुआ इनके शौहर दारे फ़ानी से कूच कर चुके थे, और वो अपने 3 बेटों के साथ इस घर में मुकीम थी। तीनों बेटे शादीशुदा थे, मगर इनमें सिर्फ 2 साहिब औलाद थे। तीसरे बेटे की शादी को 20 बरस बीत चुके थे, मगर अल्लाह ने उसे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा था। सबीहा तकरीबन आधे कपड़े धो चुकी थी। सर्दी की शिद्दत से यूं लग रहा था जैसे रगों में खून जम जाएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर वो हाथ सेकने की नीयत से किचन की जानिब चल दी। सभी लोग लाउंज में रखे हीटर के गिर्द झुरमट बनाए बैठे थे। वहां जाकर बैठने के लिए उसे अलग से मिन्नत समाजत करनी पड़ती, इसलिए उसे आसान हल यही लगा कि चूल्हा जलाकर हाथ सेक ले। अभी वो किचन में दाखिल हुई ही थी कि वहां से ताबिंदा निकली। अचानक सामना हुआ और ताबिंदा के हाथ में थामा चाय का मग छलक गया और उनका हाथ बुरी तरह जल गया। न जाने हाथ की जलन थी या दिल की, जिसने उन्हें हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया, और उनकी उंगलियां सबीहा के चेहरे पर निशान छोड़ गईं। कोई तमीज़ है कि नहीं? अंधी हो क्या जो इस तरह टकराती फिरती हो? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग जमा हो गए, जबकि सबीहा अभी तक बेचैनी से गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। आज तक किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। जिंदगी में पहली बार उसने थप्पड़ का दर्द महसूस किया था। ये क्या हरकत है ताबिंदा? तुमने आज तक जैसा भी रवैया रखा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों पर हाथ उठाना शुरू कर दो। दादी गरजती हुई आवाज़ में बोली। सभी को, ताबिंदा चच्ची का सबीहा को थप्पड़ मारना बहुत बुरा लगा था। सबीहा की माँ अपने अंदर उभरते गुस्से के बाइस बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर ये इस घर का उसूल था कि जब दादी यानी रहमत अजीज़ मौजूद होती तो किसी और को बोलने की गुंजाइश नहीं होती थी। ताबिंदा चुपचाप खड़ी उनकी डांट सुन रही थी। थप्पड़ मारकर शर्मिंदा वो खुद भी हो रही थी, मगर अब शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा ना था। इस वाक़े को कई दिन गुजर चुके थे। नया साल शुरू हो चुका था, मगर ज़िंदगी के तमाम मामलात वैसे ही पुराने थे। सबीहा के ननिहाल में शादी थी। दादी और चच्ची के अलावा सभी लोग शादी पर चले गए थे। सबीहा घर पर ही रुक गई थी, क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। उसने खाना बनाकर दादी को कमरे में ही दे दिया था और खुद अपने कमरे में पढ़ने चली गई थी। रात के 11:30 बज रहे थे जब वो चाय की तलब में किचन में आई। किचन में आकर देखा तो सारा खाना जूं का त्यों पड़ा था। उस दिन के बाद से चच्ची और उसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। पहले तो उसके दिल में आया कि खाना फ्रिज में रख दे और चाय बनाकर कमरे में चली जाए। फिर न जाने क्या सोचकर उसने चची के कमरे का रुख किया। कमरे में दाखिल होने से पहले ही उसे उनके चीखने और खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वहीं से वापस मुड़ गई। किचन में आकर उसने 1 कप चाय बनाई, साथ में एक उबला अंडा और दवा भी निकालकर ट्रे में रखी। चची के कमरे में दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद भी चची ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जो भी हो उनके जवाब न देने पर चला जाएगा। सबीहा ने इजाज़त के बगैर ही दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल होकर साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए कहा, मैंने तो किसी को नहीं कहा था चाय का। चची बमुश्किल अपने भीगे लहजे को छुपाते हुए बोली। चची, आप रो रही हैं? उनके भीगे लहजे को महसूस करते हुए सबीहा ने हैरत से पूछा और उनकी आंखों की तरफ देखना चाहा। नहीं, छींकों और जुकाम की वजह से आवाज़ ऐसी हो रही है। आंसू हलक में उतारते हुए उन्होंने झूठ बोला। तो फिर आप चाय पी लें, मैं आपके लिए अभी अंडा उबाल कर लाई हूँ, और ये दवाई भी ले लीजिए। सबीहा उनके सिरहाने खड़ी होकर बोल रही थी। उन्होंने हैरत से बाजू उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर ट्रे की तरफ निगाह डाली जिसमें उबला अंडा, चाय का कप और दवा रखी थी। सबीहा बैठ के किनारे पर बैठ गई और अंडा उनकी तरफ बढ़ाया।
उन्होंने खामोशी से चाय का कप उठाया, अंडा खाया और चाय पीने लगी। चाय का खाली कप ट्रे में रखा तो सबिहा ने दवा उनकी तरफ बढ़ाई। ये ले लें। उन्होंने दवा लेकर चंद घूंट पानी के साथ निगल ली। अगर सर में ज़्यादा दर्द है तो मैं आपका सर दबा दूं? उसने उनकी सूजी हुई आंखों को देखकर अंदाज़ा लगाया। उन्होंने कुछ बोलने के बजाय अज़बात में सर हिलाया। सबिहा धीरे धीरे उनका सर दबाने लगी। उसके लम्ब से उन्हें सुकून मिल रहा था। वो यूं ही आंखें मूंदे लेटी रहीं। मेरी कोई औलाद नहीं है। जब भी तुम्हारी माँ और खाला को तुम लोगों से प्यार करते देखती हूँ तो मुझे उन पर रश्क आता है, बल्कि कभी कभी हसद भी महसूस होती है। शायद यही वजह है कि मेरा उन दोनों से ज़्यादा बन नहीं पाया। जब तुम लोगों को अपनी माँओं से प्यार करते और उनकी परवाह करते देखती हूँ तो दिल में हसरत जागती है कि काश मेरी भी औलाद होती। वो भी मुझसे यूं ही प्यार करती, मेरी परवाह करती, जैसे अब तुम कर रही हो। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। उस दिन तुम्हें थप्पड़ मारा था, पता है क्यों? उन्होंने नरमी से पूछा। नहीं पता, सबिहा ने आहिस्ता से जवाब दिया। उस दिन मोहल्ले की एक औरत आई थी, बड़ी हमदर्द बनकर मुझे बहुत कुछ सुना गई। बातें तो लोग शादी के दूसरे साल से ही सुनाना शुरू हो गए थे, मगर अब लगता है कि वो सब बातें बर्दाश्त करने का हौसला कम पड़ने लगा है। शायद इसीलिए उस दिन अपने दुख में तुम्हें भी दुख दे बैठी। क्या उस थप्पड़ के लिए मुझे माफ़ी मिल सकती है? अगर तुम मेरी बेटी होती तो क्या मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकती थी? ये कहते हुए उनके लहजे में अजीब सी हसरत और दर्द था। सबिहा के दिल को कुछ होने लगा। आपको इस थप्पड़ के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे माफ़ कर दें कि मेरे रवैये ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली। वो जानती थी अगर चची ने थप्पड़ मारा था तो उसके रवैये ने उन्हें यह महसूस करा दिया था कि उन्होंने ज़्यादती की है। बाज़ औक़ात हर बात मुँह से कहकर नहीं बताई जाती। कुछ बातें रवैयों से जताई जाती हैं, और जो बातें रवैयों से जताई जाती हैं वो कहे गए अल्फाज से ज़्यादा दुख देती हैं। लफ्ज़ इतने तकलीफ़देह नहीं होते जितने रवैये अजियतनाक होते हैं। वो भी तो यही कह रही थी, उनके साथ ऐसा रवैया रख रही थी जिससे उन्हें तकलीफ़ पहुंच रही थी। अगर बैठक में चची के साथ बैठना पड़ता तो वो वहाँ चाय नहीं पीती थी। अगर चची कोई काम कहती तो वो खुद करने के बजाय किसी दूसरे से कह देती थी। उनकी बातों का जवाब हमेशा खामोशी से देती थी। अब उसे अपने हर रवैये पर शर्मिंदगी हो रही थी। आज से पहले वो चची की तकलीफ़ को समझ ही नहीं सकी थी। उसे तो हमेशा यही लगता था कि चची बदमिजाज है, किसी से नहीं बनती, मगर आज वो जान गई थी कि उनके रवैये के पीछे महरूमी थी। एक ऐसी महरूमी जो कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं हुई। और आपको किसने कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आप ही की बेटी हूँ। आप मुझे डांटने, समझाने, हत्ता के जूते मारने का भी हक रखती हैं। वो मुस्कुरा कर बोली। और रही बात कि मैंने आपके लिए चाय बनाई, सर दबाया, तो वो इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ, और जब तक आप खुद ना रोकेंगी मैं ये सब करती रहूँगी। चची की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तुम्हें याद है जब तुम सब छोटे थे तो मैं तुम सबका कोई काम करने लगती थी तो तुम्हारी माएँ कहती थीं कि मेरी कोई औलाद नहीं, मुझे किसी बात का गम नहीं, मुझे क्या पता बच्चों के नखरे कैसे उठाए जाते हैं। चची की आवाज़ में एक टूटा हुआ फ़ख्र था। मैं तुम लोगों को खुद नहलाती, फीड कराती, कपड़े पहनाती, मगर जब तुम लोग बड़े हुए तो तुम्हें अपनी माँओं से काम करवाने की आदत हो गई थी। मैं तो हमेशा हैरत से तुम सबको देखती रहती कि कभी कोई मुझे भी किसी काम के लिए कहेगा। सबिहा शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। क्या आप हमें माफ़ नहीं कर सकती? वो बड़ी उम्मीद से बोली। माफ़ क्या करती हूँ, मेरी महरूमी ने मुझे सख्त बना दिया है, उसका मुझे अंदाज़ा है। उस रात सबिहा ने ताविंदा चची से बहुत सी बातें की थीं। उस एक चाय के कप ने सब कुछ बदल दिया था। सबिहा के समझाने पर सब कज़न्स ने भी अपना रवैया बदल लिया। अब सभी चची को उसी तरह अम्मी कहकर बुलाते थे जैसे अपनी माँओं को कहते थे। कोई उन्हें अपनी कमीज़ के बटन लगाने को देता, कोई दुपट्टा रंगवाने के लिए, कोई स्वेटर बनवाने की फरमाइश कर देता, और कोई सुबह सुबह उन्हें जगाकर आलू के पराठे खिलाने की फरमाइश करता था। सबिहा को ख़ास तौर पर चची से बेहद लगाव हो गया था। सुबह जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगती तो माँ की तरह उनके सामने भी माथे पर प्यार लेने के लिए सर झुकाती। उसका माथा चूमते हुए चची की आंखें भीग जाती। जब सबने अपने रवैयों को दुरुस्त कर लिया तो किसी को भी अब चची बदमिजाज और उखड़ी हुई नहीं लगती थी। सबिहा की सालगिरह थी और हमेशा की तरह उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी कोई उसके लिए ख़ास सरप्राइज़ तैयार नहीं कर रहा होगा। होता भी यही था, बस बेकरी से एक केक आता, खाने में कुछ खास बन जाता और सब कज़न्स हंसी मजाक करते हुए एक केक काट लेते। सालगिरह बस एक रस्म बनकर रह गई थी, एक और दिन जो यूं ही गुजर जाना था। अब तो उसने सरप्राइज़ की उम्मीद रखना ही छोड़ दी थी। रात के 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था। वो सुकून से सोने की तैयारी कर रही थी। जब चंद मिनट रह गए तो दरवाज़ा बजा। उसने चौंक कर दरवाज़ा खोला तो ज़ारा सामने खड़ी थी। मेरे कमरे में आओ, ज़ारा ने उसका हाथ थाम कर खींचते हुए कहा।
एक तो वो नरम गर्म बिस्तर से निकली थी और अब वह उसे गर्म कमरा छोड़कर बाहर आने को कह रही थी। दांत पीसते हुए वो चादर ओढ़कर ज़ारा के पीछे चल दी। जैसे ही वो ज़ारा के कमरे में दाखिल हुई, अचानक लाइट्स ऑन हो गईं और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ें गूंजने लगीं। कमरे को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वो ये सब देखकर दंग रह गई। सभी ने उसे तोहफे दिए। उसकी ज़िंदगी का पहला और सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ था। ये सब किसका आइडिया था? सबिया ने हैरत से पूछा। ये ख्याल चच्ची का था, ज़ारा ने बताया। तो सबिया ने फ़ौरन चच्ची की तरफ देखा। वो चच्ची जो अक्सर मुरझाई हुई रहती थीं, अब इन सब की ज़रा सी तवज्जो से जैसे खिल उठी थीं। सबिया ने उस रात जो चाय का कप महज हमदर्दी में बनाया था, वो उसे एक बहुत बड़ा सबक दे गया था कि लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा करते, बल्कि उनके दिल का हाल जानने की कोशिश करते हैं। जब दिल हल्का हो जाता है तो मिजाज की सख्ती भी खुद ब खुद नरम पड़ जाती है।